आज लोग मुझे इस होटल में देख रहे हैं, ये शायद ये झांसी है, झांसी का ये सबसे बड़ा होटल है जी। और मैं बता दूं, जहाँ भी होता है, लखनऊ में हुआ ताज में रुका, बंगाल में हुआ ITC में रुका, दिल्ली में हुआ हॉलीडे इन में रुका, और यही आनंद प्रसाद कोई समय था कि 6 महीना फुटपाथ पे सोया। तो मैं तो उस समाज से कि यदि वैसे लोग मुझे नीचे स्तर पे देखते हैं तो मैं खुद का काम क्यों ना करूँ, भले रोड के साइड में पान का ठेला क्यों ना लगाऊँ, लेकिन मैं मेरे खुद के काम का मालिक कहलाऊँगा। ठान के रखा हूँ कि अब लड़ूंगा, जो सर पे कफन बांध ही लिया तो मौत का डर कैसा, तो मैं लड़ूंगा और जितना हो सके अपने समाज के लिए लड़ूंगा। मैं कमाने निकला था सिर्फ मेरे बेटे के दवा के लिए, पर आज मैं बता दूं, मेरे बेटे के दवा के साथ और इतने बेटों का दवा खरीदता हूँ जिनका कोई नहीं है, चाहे भगवान वाल्मीकि हैं या महामानव डॉक्टर अंबेडकर जी। आपने दोनों की तस्वीर देखी होगी, दोनों की तस्वीरों में आपने किताब और कलम पाया होगा। तो ये हमारे समाज में झाड़ू पकड़ा है किसने? सबसे पहले तो जागो समाज चैनल में आपका स्वागत है, और जो ऑडियंस आपको देख रही है वो जानना चाहती है आपसे कि आखिर आप फर्श से अर्श तक कैसे आपका सफ़र रहा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म स्थान और आपकी प्राइमरी के बारे में। मेरा नाम आनंद प्रसाद। मेरा जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के जी सलेमपुर तहसील के भटनी से एक 11 किलोमीटर दूर एक छोटा सा देहात है, वो है भरेचौरा जी। मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ और वहाँ पे से बिलोंग करता हूँ। और पर जब मैं 3 या 4 महीने का था तभी मेरे पिताजी का जॉब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लगा था। वो हम लोग उसी समय शिफ्ट हो गए थे। जब मैं 3 साल का था तब से आप समझ सकते हैं कि मेरा एजुकेशन ये सब मुंबई का रहा है। सिंस मैं किस समाज से बिलोंग करता हूँ और आप सब जान ही रहे होंगे, तो ये बात सही है कि हमारे समाज संघर्ष से भरा हुआ है और संघर्ष हमारे समाज वालों ने ही किया है और इतिहास भी हमारे समाज के लोगों ने ही किया है जी। तो यदि मैं आज आगे जो कुछ भी हूँ, मैं मेरे पिताजी का खास करके शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं उस समाज में हूँ जिस समाज के लोगों को स्कूल में जाने नहीं दिया जाया करता था। मेरे पिताजी ने काफ़ी संघर्ष करके पढ़ाई ख़त्म की, गवर्नमेंट की जॉब पाई और उसके बाद में हमें एक अच्छा एजुकेशन दिया। तो सिंस वही था कि जब इंसान जॉब पा जाता है तो वो चाहता है कि उसका बेटा भी जॉब करे, तो पापा की भी यही इच्छा थी कि नहीं, जॉब करना चाहिए। तो मैंने भी मेरा कैरियर जो स्टार्ट किया वो पहले जॉब किया। जॉब करते करते 10-12 साल काम किया। डाटा एंट्री ऑपरेटर से मेरी क्वालिफ़िकेशन मेरा सफ़र शुरुआत किया। फिर उसके बाद मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, मैनेजर बना, GM भी बना। पर कुछ वो बोलते हैं ना कि यदि जीवन में समस्याएं ना हो तो इंसान बनता नहीं है जी। वो अमिताभ जी की एक मूवी है मूवी का डायलॉग कि जब तक पत्थर को छीनी हथौड़ी की मार ना पड़े तब तो वो मूर्त नहीं बनता। तो ये कुदरत का खेल ऐसा था कि जब मैं जॉब करता था, मैं GM के पोस्ट पे तैनात था। मेरी शादी भी जैसी, मतलब आप समझ जाइए कि जैसी मैं कॉलेज लाइफ में था तभी मेरी शादी भी करवा दी गई थी। खैर वो है सामाजिक है कि नहीं, लड़का पढ़ लेगा तो कुछ और कर लेगा, अब समाज की सोच थी। तो जैसे मैं कॉलेज में था उसी समय मेरी शादी भी करवा दी गई। कितनी उम्र रही होगी आपकी? 19 साल के आसपास। मतलब आप युवा होते ही आपकी शादी जो है वो पहले ही कर दी? युवा नहीं, आप समझ जाइए स्टूडेंट होते हुए हो गई स्टूडेंट। थी। हाँ, तो उसी समय सबका बोझ तो उठाना ही है। ये हमारे समाज में एक दुर्भाग्य है कि पढ़ाई कर लेते तो लोगों को ये लगता है कि उनके बच्चों के पास पैसा आ गया है कि करा दो शादी। खैर कोई बात नहीं, सबका अपनी अपनी सोच है। तो मैंने भी मेरा कैरियर का स्टार्ट किया था। फिर संघर्ष की, जैसा मैंने आपको बताया कि जब तक
पत्थर को छीनी और हथौड़ी की मार ना पड़े तब तक मुहूर्त नहीं बनता। तो ऐसी कुदरत ने भी एक मुझे ऐसी मार दे दी। मेरे एक बेटा है जिसका नाम उत्कर्ष है, 2015 का ही मुझे ये पता चला कि उसकी दोनों किडनी फेल है, बेटे की। तो कितनी उम्र रही? बेटे की उम्र उस समय 5 साल थी। 5 साल की। 5 साल की थी। किडनी में प्रॉब्लम आ गई? किडनी में मतलब किसी भी कारणवश मतलब दोनों किडनी फेल हो गई थी। तो खैर कोई राजा महाराजा के घर का तो हूँ मैं नहीं, या तो कोई बड़े उसमें पिताजी संघर्ष करके नौकरी पाए थे, नौकरी के बेस पे उन्होंने अपना जो भी जीवन जो कुछ भी बनाया वो किया उन्होंने। मेरे पास तो कुछ था नहीं, पर जितना भी बचा मैंने रखा था, और ना ही मैंने आज तक मेरे घर से कभी 1 रुपये लिया। जो किया है खुद के उस पे से किया है। तो वही हुआ 2015 से लेकर 2018 का जो सफ़र रहा मेरे जीवन का, काफ़ी कठिन और दुख भरा था। आज लोग मुझे इस होटल में देख रहे हैं, ये शायद ये झांसी है, झांसी का ये सबसे बड़ा होटल है जी। और मैं आपको बता दूं, जहाँ भी होता है, लखनऊ में हुआ ताज में रुका, बंगाल में हुआ ITC में रुका, दिल्ली में हुआ हॉलीडे इन में रुका, पर यही आनंद प्रसाद कोई समय था कि 6 महीना फुटपाथ पे सोया था। पर उसी आनंद प्रसाद को देखने या पूछने वाला कोई नहीं था। वो समय की मार पड़ी थी। भूख तो लगती थी लेकिन खाना खाने के लिए पैसा नहीं होता था। पैसा होता था तो ये सोचता था कि मैं दवाई खरीदूं कि खुद खाऊं। तो ऐसे छीनी हथौड़ी की इस कुदरत ने मुझे मार दी। कुछ पैसे थे, लोगों ने बोला कि ट्रांसप्लांट के लिए काम आ जाएंगे, तो मैंने जीवन में यही सोचा, करना है तो कुछ बढ़ाई करके जाओ। किसी एक अच्छे आदमी ने मुझे बताया कि एक किडनी पे भी इंसान जीता है पर उसको केयर करना पड़ता है। तो मैं बोला कि जब लड़ना है तो सर पे कफन बांध के लड़ो, तब लड़ाई का मज़ा और आता और मंजिल भी मिल जाती है। तो वही हुआ 2018 26 जून 2018 में मैंने अपना एक किडनी अपने बेटे को डोनेट किया। तो उसके बाद में मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि जिस कंपनी में मैं नौकरी कर रहा था उस कंपनी ने मुझे ये कहा था 2015 में कि यदि आपको आपका बेटा प्यारा है तो आप बेटे को देखिए, यदि काम प्यारी है तो काम को देखिए। तो मैंने उस समय की ज़रूरत बेटे पे ध्यान देने की थी, तो मैंने बेटे को चुना और अपना किडनी उसको दिया और वो नौकरी मैंने छोड़ दी। तो जिस दिन मैं ट्रांसप्लांट करके बाहर निकला था हॉस्पिटल से, तो मैंने वही सोचा, ट्रांसप्लांट तो हो गया, तो ट्रांसप्लांट के बाद में भी दवा का खर्चा कुछ हो तो कुछ ना कुछ किया जाए। तो अचानक मुझे याद आई, बोले कि नहीं नौकरी कर ले। अब नौकरी करना यानी कि फिर से गुलामी करना। मैंने एक ही डिसाइड किया, देखिए मैं कोई बड़े समाज से तो हूँ नहीं। जब रिलायंस जैसी कंपनी जूता चप्पल अपने शोरूम में बेच सकती है, एक सुई बेच सकती है, तो मैं तो उस समाज से हूँ कि यदि वैसे लोग मुझे नीची स्तर पे देखते हैं तो मैं खुद का काम क्यों ना करूँ। भले रोड के साइड में एक पान का ठेला क्यों ना लगाऊँ, लेकिन मैं मेरे खुद के काम का मालिक कहलाऊँगा। किसी कंपनी का मैनेजर या स्टाफ नहीं कहलाऊँगा, मेरे खुद की कंपनी का मैं मालिक कहलाऊँगा। आपने ये ठान लिया? मैंने ये ठान लिया कि नहीं, अब मैं करूँगा तो खुद क्या करूँगा, भले रोड के किनारे पे दर्री बिछा के मैं पान क्यों ना बेचूँ। तो हॉस्पिटल से मैं बाहर आया था, आपको मैं बता दूँ 1 जुलाई 2018 को, जब मैं 1 रुपया नहीं, मैं किडनी पे, मेरा एक बेटा एक किडनी पे निकलते निकलते डॉक्टर ने ये बोला कि आपको आराम से करना है, हैवी काम करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। मैं तो मेरी एक ज़िंदगी मैं 26 जून तक ही जी लिया था। 26 जून के बाद में थी ये मेरी दूसरी ज़िंदगी है। तब मैंने ठान लिया कि नहीं, अब कुछ तो करके दिखाना है और दुनिया को भी करके दिखाना है, और भविष्य में हमारे समाज के किसी भी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम ना हो। हालांकि होती है, मुझे भी क्या, मेरा भागदौड़ ज़्यादा है, मैं घर में काफ़ी कम रहता हूँ, कभी कहाँ तो कभी कहाँ इसमें खाने का वो लिमिटेशंस होता है, नहीं हो पाता मुझसे। पर ठान के रखा हूँ कि अब लड़ूंगा। जो सर पे कफन बांध ही लिया तो मौत का डर कैसा, तो मैं लड़ूंगा और जितना हो सके अपने समाज के लिए लड़ूंगा। सबसे पहले खुद एक स्थापित हो जाऊँ
मतलब आप फिर अपने समाज को मैं बढ़ाऊँगा। आपने सर आगे देखिए, बढ़ने की मैं बताता हूँ, ये बात सही है। साथ सब लोगों ने मदद के नाम पे सब ये जानते हैं कि ये कौन सा समाज है, और मदद के नाम पे केवल मजाक बना के रखा है। आपको मैं बता दूं, आज हमारे समाज में यदि इतने ही लोग मदद कर रहे हैं, इतने ही लोग मदद कर रहे हैं, तो आज समाज पिछड़ा हुआ क्यों है? आपने हमारे समाज के जितने भी महामानवों को देखा होगा, चाहे भगवान वाल्मीकि हैं या महामानव डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, आपने दोनों की तस्वीर देखी होगी। दोनों की तस्वीरों में आपने किताब और कलम पाया होगा। तो ये हमारे समाज को झाड़ू पकड़ाया किसने? ये एक सबसे पहला प्रश्न है। तो ये सब चीज़ कैसा है कि हमारे करने के ऊपर है, हमारे करने के ऊपर है काम। यदि हम ठान ले कि हमें कुछ बड़ा करना है और उसके पीछे दिन रात मेहनत लगा ले, तो वो ज़रूर होगा एक ना एक दिन। वही मैंने ठाना 2018 से अपना सेकेंड इनिंग स्टार्ट किया। चुनौतियाँ आई, पहला काम मिला, जेब में 1 रुपया नहीं, ना कोई देने वाला। पता है कि जब कोई जहाज़ डूबती है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो जितने मेरे खास थे सब भाग गए थे, जितने भी लोग थे। ना घर से 1 रुपये का सपोर्ट, ना मार्केट से। सबको मालूम है ये ऐसे अभी किडनी ट्रांसप्लांट होके आया है, इसका खर्चा इतना हुआ है, तो कौन मदद करेगा? और आपको मैं बता दूं, ये आपके माध्यम के थ्रू हमारे समाज के, देखिए बैंक वाले क्रेडिट कार्ड भी देते हैं। मैं आपको मैं बताता हूँ, पहला काम जो मुझे मिला था उसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपया। और वो 10 लाख रुपया काम करने के लिए आपके पास कम से कम जेब में 8 लाख रुपया होना चाहिए। और मैं जो हॉस्पिटल से बाहर निकला हूँ उसके जेब में तो 1 रुपया नहीं। आप सोचिए मैं पैसा लाया कहाँ से होगा? ना घर पे है, ना बाहर कोई देगा। तो मैं आपके माध्यम से बता दूं, देखिए मार्केट में आप छोटे मोटे लोन लेकर अपने सिविल स्कोर मत ख़राब किया कीजिए। और जो भी फैसिलिटी आती है उसका पूरा अवेल कीजिए सही तरीके से। अभी तक लोग क्रेडिट कार्ड से केवल शॉपिंग किए थे, पर आपको मैं बता दूं कि जो मुझे तो 10 लाख का पहला काम मिला था, उसमें 2 लाख की मेरी कमाई थी और 8 लाख रुपया खर्चा था। मैंने क्या किया, वो 10 लाख के काम को 2 में डिवाइड किया। सामने वाले को बोला कि सर मैं 2 लॉट में डिस्पैच करूँगा। अब उसमें क्या किया, मैन्युफैक्चरर को मैंने बोला कि 50% एडवांस, 50% बैलेंस एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। अब वो 2 लाख लाऊँ कहाँ से? वो भी बड़ा प्रश्न था। तो जिस समय मैं जॉब करता था मेरे पास 4 क्रेडिट कार्ड थे। वो चारों में से चारों क्रेडिट कार्ड को स्वैप किया, 2.5 लाख रुपए अकाउंट में है, वो 2.5 लाख सप्लायर को दिया एज ए एडवांस, और बाकी का उससे मटेरियल लेके मैंने मेरा कारोबार शुरू किया। तो लोग क्रेडिट कार्ड को शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं, मैंने मेरे कैरियर के लिए यूज़ किया। फिर वहाँ से जो शुरुआत हुई मैंने ट्रेडिंग से किया। 2020 में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का समय आया था, अच्छे लोग बंद करके घर के अंदर बैठे थे। पर मैं एक ही जैसा मैंने आपको बताया, जिसने सर पे कफन बांध के रखा उसको मौत का कैसा डर। मैं बोला कि आनंद, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अभी काम करने का। कुछ कंपनियां थी जिन्होंने एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेके रखा था, उनको मटेरियल नहीं मिल पा रहा था। बोला जो होगा देखा जाएगा। मैंने उन कंपनियों का काम उठाया जिनको कोरोना काल में मटेरियल की इमरजेंसी थी। सर मैं खुद गाड़ी पे बैठ के मटेरियल लोड कर करके एक्सपोर्ट का काम किया। देखिए कोरोना काल में आपको मैं बताऊं, ऐसा नहीं कि लोगों ने पैसा नहीं बनाया। जो भी चीज़ें थी मैं गलत तरीका नहीं अपनाना चाहता। देखिए 100 रुपये की दारू 1200 में बिकी, 10 रुपये का तंबाकू 100 रुपये में बिका। तो जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें, मैं तो लोहे में था, कुछ साइड थे जहाँ पे लोहे का, अभी जैसे कोरोना काल में जो ऐसे कोविड रूम बनाना था, ये सब करना था। अभी उसके लिए आप लोहा कहाँ से लाओगे? दुकान तो सब बंद करके रखे, सप्लायर फ़ोन नहीं उठा के रखे। मैं ये ढूंढता रहा कि किसके पास काम है, वो उनको ढूंढ के जितनी भी कंपनी में स्टॉक पड़ा था वो ला के मैं बेचा। और सारे पैसा इकट्ठा करते
लॉकडाउन ख़त्म होते ही उसका मैंने 1 यूनिट डाला। तो पहली यूनिट मैंने स्टार्ट की 2020 में अक्टूबर में। फिर वहाँ से स्टार्ट किया। अब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? तो कुछ लोग आए, बोले कि हम लोग फाइनेंस करेंगे। तो मैं बोला कि ये इनसे लूँगा तो ये सही नहीं होगा। तो उसका बीच का रास्ता निकाला, बोला जॉब वर्क करो। तो 6 महीना मैंने जॉब वर्क किया। जॉब वर्क करते करते फिर वही हुआ कि लोग जॉब वर्क करवाते, थोड़े पेमेंट के बहुत इश्यू होने लगे। तो मैं बोला कि अब ऐसा है कि आनंद तो रिस्क ले ले। तो रिस्क लेने का कारण ये था कि देखिए, टेंशन उसको होती है जिसके पास होता है, और जिसके पास कुछ ना हो उसका क्या टेंशन। गया तो मेरे पास था क्या? गया भी तो मेरे पास था क्या? तो बोला रिस्क लो। और ये दुनिया का इतिहास है, जिसने रिस्क नहीं लिया उसने बिजनेस का ये पहला रूल है, नो रिस्क नो गेन। तो मैंने वो रिस्क उठाया, विद मटेरियल स्टार्ट किया एक गाड़ी से। वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ है आगे भी चलेगा। आज महीने की 50 गाड़ी का काम करता हूँ। मेरे पास ये पहले एक मशीन थी, आज मेरे पास 3 यूनिट है और उसमें 60 मशीन है। ये 2020 अक्टूबर से जो मैंने स्टार्ट किया था, आज मतलब 2023 से 2.5 से 3 साल में ये सब कवर किया, सब कवर अपनी किया। मेहनत और लगन के साथ। देखिए, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन एक होता है कि स्मार्ट वर्किंग। समय की क्या ज़रूरत है? क्या बात, समय की क्या ज़रूरत है? देखिए, 2 नंबर करके काम करके इंसान पैसा बना लेगा, पर यदि मैं कोई 2 नंबर के काम में घुसा होता तो मैं आज शायद आप मेरे बारे में नहीं जाने होते। जी जाने होते तो आज जो इंटरव्यू यहाँ पे समाज के बीच में हो रही है वो किसी कोर्ट रूम के बाहर हो रही होती है। बिल्कुल। तो मैं एक ही कहूँगा कि देखिए, कर्म ऐसे करो जिससे समाज को तकलीफ़ ना हो। अपने कर्म ऐसे ही रखो जी, और मेहनत करो, सही दिशा में करो। हमें बताया गया आपके टर्नओवर के बारे में। ठीक है सर, वो टर्नओवर देखिए मैटर नहीं करता उतना। टर्नओवर उतना मैटर नहीं करता है। टर्नओवर तो और भी बढ़ेगा और काफ़ी बढ़ेगा और ये आगे तो- भी जी जाऊँगा। बिल्कुल। पर उसी बीच में देखिए, मैंने इतना था कि जो वो मैंने सब सेट कर दिया। इतना है कि चलिए, मैं कमाने निकला था सिर्फ मेरे बेटे के लिए, दवा के लिए। मैं कमाने निकला था सिर्फ मेरे बेटे के दवा के लिए। पर आज मैं बता दूं, मेरे बेटे के दवा के साथ मैं और इतने बेटों का दवा ख़रीदता हूँ जिनका कोई नहीं है। तो उसी से मुझे वो हुआ कि क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा था सबसे बड़ा दर्द वाला सीन। मैं बताता हूँ, हॉस्पिटल में जब मेरा बेटा था, एक 3 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो दर्द से रो रही थी कि पापा मुझे बचा लीजिए, पापा मुझे बचा लीजिए। उसका पिताजी बेटा था, उसको मालूम है कि इसको नहीं बचा सकते, खाली एक ही इलाज है जिससे बच सकती है, पर वो इलाज करने का उसके पास पैसा नहीं था। मैंने वो दर्दनाक सीन देखा है कि बाप के आँख से आंसू निकल रहे थे, उसकी बेटी रो रही थी। देखते देखते मेरे आँख के सामने उसकी बेटी ने दम तोड़ दिया। और ऐसा ही एक किस्सा मेरे खुद के घर का है। हम लोग एक्चुअली में अभी 2 भाई हैं, हम लोग 3 भाई हुआ करते थे। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो मेरा गांव जो है वो प्योरली देहात है, भरेचौरा। तो जो एक भाई की डेथ सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से। तो मेरी एक इच्छा है कि भविष्य में मैं पूर्वांचल क्षेत्र में हॉस्पिटल जरूर खोलूँ। क्या बात, ये एक बड़ी वो मेरे भाई जो ऑफ हुआ, या तो उसके नाम पे रहेगा या तो मतलब नाम अभी उतना वो नहीं है, पर उसकी याद में ही रहेगा, जी। ताकि और किसी को तकलीफ़ ना हो। या तो बेटे के बारे में अगर जानना चाहे तो क्या सिचुएशन है? बेटा भी ठीक है, फिट एंड फाइन है। बिल्कुल। 8-9 साल का हो चुका होगा? नहीं, अभी 12-13 साल का। 12-13 साल के हो, तो अभी फिट एंड फाइन है। अभी तक तो फिट एंड फाइन ही है, और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो आजीवन फिट एंड फाइन रहे। बाकी भविष्य कोई नहीं जानता किसी का। देखिए, आप शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, शिद्दत के साथ आप सेवा कर रहे हैं, समाज में सेवा कर रहे हैं, गरीबों की समाज परिवर्तन के लिए आपका चैनल जो दिन रात जो प्रयास कर रहा है, काफ़ी लोगों के जो मैसेजेस हैं अपने समाज के बीच में आप लोग ला रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं समाज सुधारने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और आप, मैं यही बोल सकता हूँ कि आप एक समाज के योद्धा के रूप में हैं, जो चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, और हर किसी को आपका साथ देना चाहिए। और मैं हमारे समाज के जो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप सभी से उनके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछें, ताकि और भी लोग प्रेरित हों। जी बिल्कुल, धन्यवाद। नमस्कार। आपने सुना कितने भरे दिल के अंदाज से जो आनंद प्रसाद जी ने, जो उद्योगपति हैं मुंबई में, उन्होंने जो अपना जीवन जिया, जो उनकी परिस्थितियां रही हैं, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया, और किस परिस्थितियों में, और वो कहाँ से उन्हें सजेशन मिला कि उन्हें बिजनेस अपना खुद का करना है। यानी बेटे की जो उनको बीमारी लगी थी किडनी की, तो उनसे उनको लगा कि अब उनको बिजनेस में आना चाहिए, क्योंकि पहले वो जॉब करते थे, अब वो बिजनेस में आ गए। बिजनेस में उन्होंने इतनी तरक्कियां कर ली है कि आज सैकड़ों हज़ारों बच्चों की वो सेवा कर रहे हैं, उनके जो माँ बाप के आंसू को पूछ रहे हैं। और अभी इनका सपना है आनंद जी का कि वो एक गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल जो है उनका बनाने का एक बड़ा सपना है। तो ऐसे लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगता है कि ये लोग जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं और तरक्कियां कर रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं। तो हमें सिर्फ इन शख्सियत से मिलाने का, सिर्फ आपसे यही हमारा हर बार का ये रहता है कि आप इनसे कुछ सीखें और अपने बच्चों को और ख़ुद भी इतनी तरक्कियां करें, इतनी लगन से शिक्षा हासिल करें, टैलेंट हासिल करें कि आप लोग भी फर्श से अर्श तक पहुँचे और हम आपका इंटरव्यू करें। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।